रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर इन्वेंट्रीज़ की हम इस वक्त डिस्कशन शुरू करने लगे हैं। इन्वेंट्रीज़ वो एसेट हैं बेटा जो हमने मटेरियल की शक्ल में रखे हुए हैं, बच्चियों चुप, सप्लाईज़ की शक्ल में रखे हुए हैं कि हम इन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इन्वेंट्री वो भी है जो चीज़ें अभी बना रहे हैं और कंप्लीट। इन्वेंट्री वो भी है जो हमने सेल के लिए रखी हुई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और बैलेंस शीट डेट के 12 महीनों के अंदर अंदर वो सेल हो जाएंगी, उन्हें कहते हैं फिनिश गुड। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो इन्वेंट्री होती है उसमें रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड 3 चीज़ें होती हैं। इन्वेंट्री के 2 सिस्टम मैंने सिखाए थे, एक पीरियोडिक और एक परपेचुअल। परपेचुअल में इन्वेंट्री की मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं स्टोर्स लेजर कार्ड में, और पीरियोडिक में पूरे साल इन्वेंट्री की मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं करते, साल के एंड में इसका फिजिकल काउंट करते हैं। थोड़ा AC तेज़ कर लीजिएगा। पीरियोडिक में परचेज अकाउंट बनाते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाते हैं, और परपेचुअल में परचेज रिटर्न नहीं बनाते, परचेज नहीं बनाते, इसकी जगह इन्वेंट्री अकाउंट बनाते हैं। और परपेचुअल हो तो ये कार्ड की शक्ल है, पहले में है परचेज, दूसरे में है कॉस्ट ऑफ सेल, तीसरे में है बैलेंस। अगर परचेज रिटर्न आ गई तो उसे परचेज वाले कॉलम में ही लिखेंगे ब्रैकेट लगाकर। क्या कहा? और अगर सेल रिटर्न आ गई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखेंगे ब्रैकेट। सेल रिटर्न भी रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पर, और परचेज रिटर्न तो होती ही, क्योंकि इस कार्ड में कहीं सेलिंग प्राइस नहीं आ सकती। जिस डेट की परचेज रिटर्न होगी उस डेट के रेट को अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास रेट चल रहा हुआ वो एप्लीकेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिवर्स उसी रेट से करेंगे जिस रेट पर इशू किया हुआ है। जिस रेट पर जो हमारे पास रेट बैलेंस में चल रहा है वो मैटर नहीं करेगा। स्टोर्स लेजर कार्ड से हम इन्वेंट्री अकाउंट बनाते थे, आने पर इन्वेंट्री को डेबिट कर रहे थे और कस्टमर के पास जाने को इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहे थे। इन्वेंट्री क्रेडिट होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होती है, और बाद में ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रायल बैलेंस में चली जाएगी। फाइनल अकाउंट में हमने परपेचुअल से ट्रायल बैलेंस देखी और उस ट्रायल बैलेंस में हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स नज़र आई और वो अनएडजस्टेड थी। वो क्या थी? फिर हमने कुछ क्वेश्चन से कार्ड बनाया था, कार्ड के बाद हमने उसके लेजर बनाए थे। लेजर बनाकर हमने कहा था कि परपेचुअल की ट्रायल हुई तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स नज़र आएगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री नज़र आएगी, और हमें प्रैक्टिकली परपेचुअल की ट्रायल बैलेंस में ये दोनों चीज़ें नज़र आई थी। फिर हम पीरियोडिक की तरफ गए थे। हमने कहा था पीरियोडिक में फिजिकल काउंट होता है, लेजर कार्ड नहीं बनता। और फिर हमने फिजिकल काउंट करवाया था अपने असिस्टेंट से। FIFO में हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेटेस्ट परचेज रेट से वैल्यू किया था, और EFCO में हमने एक फार्मूला बनाया था। ये बड़ा मशहूर ज़मानी कहानी है, इसको याद रखना है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करें तो अवेलेबल फॉर सेल बनता है, और सेल माइनस कर दें तो क्लोजिंग, और अगर क्लोजिंग माइनस कर दें तो सेल्स आ जाएगी। इन 5 में से कोई भी बैलेंसिंग फिगर वो आपसे मांग सकता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन परपेचुअल से हो तो फार्मूला FIFO और EFCO दोनों हो सकते हैं, पीरियोडिक से हो फार्मूले दोनों हो सकते हैं। परपेचुअल में कार्ड बनाया था, पीरियोडिक में कार्ड नहीं बनाया था। परपेचुअल में इन्वेंट्री का अकाउंट बना था, पीरियोडिक में नहीं बना था। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट फिजिकल काउंट से आई थी, FIFO में लेटेस्ट परचेज रेट लिया था, EFCO में एवरेज रेट लिया था फार्मूले के जरिए। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास की थी तो इन्वेंट्री को डेबिट किया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट किया था। पहली दफ़ा जब इन्वेंट्री के एंट्री पास करने लगे थे तो उस वक़्त
पीरियोडिक में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लिया था और वैल्यू का गिनना लोगों को पता नहीं चला था। परपेचुअल और पीरियोडिक में फ़र्क ये है कि पीरियोडिक में पहली डिक्रीज़ लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन परपेचुअल में पहली डिक्रीज़ भी लोगों को नज़र, क्योंकि स्टॉक जो है वो लेजर में पड़ा हुआ होता है। पीरियोडिक हो या परपेचुअल हो, फाइनल एडजस्टमेंट के बाद अगर एनआरवी गिरती है तो वो एंट्री दोनों जगह नज़र आती है और एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। एनआरवी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, इसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, सेलिंग कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, रेमिटेंस कॉस्ट, सारी चीज़ें माइनस करते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के बजाय अगर वो आफ्टर ईयर एंड की एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे दे, क्या आफ्टर ईयर एंड की एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे दे तो परेशान नहीं होना, आपने इसको भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ही समझना है, क्योंकि ये ईयर एंड के बाद की एक्चुअल है, ईयर एंड पर ये भी एस्टिमेटेड ही समझी जाएगी। एनआरवी की तरफ गिरने की कई रीजंस हो सकती हैं, इन्वेंट्री डैमेज हो जाए, पार्शली ऑब्सोलीट हो जाए, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाए और ये सारी कॉस्ट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्योंकि सेलिंग प्राइस डायरेक्टली लिंक करती है एनआरवी से और ये कॉस्ट जो है ये इनडायरेक्टली लिंक करती है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो एनआरवी ज़्यादा, सेलिंग प्राइस कम तो एनआरवी कम, ये सारे खर्चे ज़्यादा एनआरवी कम, ये सारे खर्चे कम तो एनआरवी ज़्यादा। फिर ये एग्जांपल्स वगैरह आपको करवाई थी, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। स्कोप ये है कि IS2 इन्वेंट्रीज पर अप्लाई होता है। डेफिनेशन में रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड इनिशियली मैयर करेंगे और कॉस्ट डिटरमिन करना हमने सीखा हुआ है और सब्सिक्वेंटली मैयर करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। कॉस्ट लोअर है तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर एनआरवी लोअर हो गई तो फिर एंट्री पास करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना है परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। एक्सक्लूड करेंगे स्टोरेज कॉस्ट, रिफंडेबल सेल्स टैक्स, एडजस्टेबल इनकम टैक्स, डिस्काउंट एंड रिपेड। वर्क इन प्रोसेस में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज डिटरमिन्ड अबव प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन। फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। स्टोर्स, रिपेयर्स और टूल्स ऐसे ही डील करेंगे जैसे रॉ मटेरियल होता है। ये एग्जांपल सारी हमने कर ली थी। लॉस हमने कहा था दो तरह का होता है, एक नॉर्मल लॉस होता है और एक एबनॉर्मल लॉस होता है। परपेचुअल में नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री होती है, परपेचुअल में नॉर्मल लॉस की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। हाँ, पीरियोडिक में नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं। पीरियोडिक हो या परपेचुअल हो, अब नॉर्मल लॉस की दो एंट्री होती हैं। पीरियोडिक में परचेजेस क्रेडिट होती हैं और परपेचुअल में इन्वेंट्री क्रेडिट होती है। अगर इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस एक्सेप्ट ना हो तो सारा लॉस हो जाता है। इंश्योरेंस हो, कुछ पैसा मिल जाए उतने से लॉस कम हो जाता है। इंश्योरेंस हो, पैसा ना मिले, वादा मिल जाए तो क्लेम रिसीवेबल डेबिट होती है, उतने से लॉस कम हो जाता है। ये सारी एंट्रीज वगैरह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पर जाना, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे आना, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे जाना, इसे रिटेल प्राइस मेथड भी कहते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन क्या याद है? एक पेज मैंने कहा था कि रिवीजन क्लासेस में बताऊंगा, पेपर से एक दिन पहले पढ़ के जाना है। तो कॉस्ट से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट पे जाना, इसे क्या कहते हैं? रिटेल प्राइस वैल्यूएशन मेथड। तो FIFO भी होता है, FCO भी होता है और रिटेल प्राइस वैल्यूएशन मेथड, यानी कॉस्ट से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से जिस पर प्रॉफिट लेंगे वो 100 हमेशा अज्यूम होगा और रूल ये है कि जो एब्सोल्यूट गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें और जहाँ जाना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। LCD बंद कर दें आंखें शुरू से। पीरियोडिक में और परपेचुअल में अकाउंटिंग एंट्री सिखाई थी। पीरियोडिक की एंट्री है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, परपेचुअल में क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती।
पीरियोडिक में यही एंट्री ओपनिंग के लिए क्या हो जाती है, रिवर्स, और परपेचुअल में ओपनिंग की भी कोई एंट्री नहीं होती। पीरियोडिक में परचेज खरीदें तो परचेज डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, जबकि यहाँ इन्वेंट्री आ जाएगा। जब चीज़ें वापस करेंगे रिटर्न टू सप्लायर, तो ऊपर वाली ये जो पहली एंट्री है ये क्या हो जाएगी, रिवर्स। यहाँ कैरिज इनवर्ट करेंगे तो पहले एक्सपेंस लेंगे, बाद में इसे परचेज में ऐड कर देंगे, जबकि यहाँ डायरेक्टली किसे डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री। सेटलमेंट डिस्काउंट हुई तो परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, यहाँ सेटलमेंट डिस्काउंट हुई तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। सेल्स की परपेचुअल में 2 एंट्री होती हैं, पीरियोडिक में 1 होती है। जो सेल्स की 2 एंट्री परपेचुअल में होती हैं वो एक सेलिंग प्राइस पर और एक कॉस्ट पर। पीरियोडिक में 1 ही एंट्री होती है और वो उसकी सेलिंग प्राइस पर होती है। और सेल रिटर्न अगर हो जाए तो पीरियोडिक में 1 ही एंट्री थी, जबकि परपेचुअल में 2 एंट्रीज थी। नॉर्मल लॉस की पीरियोडिक में कोई एंट्री नहीं है, परपेचुअल की अभी करके आए हैं, अब नॉर्मल लॉस भी करके आए हैं। ड्राइंग हुई तो पीरियोडिक में परचेज क्रेडिट होगी, परपेचुअल में इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। फ्री सैंपल में एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, पीरियोडिक में परचेज क्रेडिट होगा और परपेचुअल में इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री किसी एसेट को बनाने में इस्तेमाल हुई तो नॉन करेंट एसेट डेबिट होकर परचेज क्रेडिट होगा पीरियोडिक में, नॉन करेंट एसेट डेबिट होकर इन्वेंट्री क्रेडिट होगा परपेचुअल में। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की जब एंट्री पास करते हैं तो एनआरवी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन परपेचुअल में पहली दफ़ा भी अगर एनआरवी डाउन होगी तो एंट्री पास होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री। फाइनल एडजस्टमेंट के बाद अगर कहीं वैल्यू गिर जाए तो फिर एनआरवी की एडजस्टमेंट दोनों तरफ पास होगी। ये बात नोटेबल है कि पीरियोडिक में भी वर्ड क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप क्लोजिंग स्टॉक के लिए इन्वेंट्री को डेबिट कर चुके, अब आप उसे ही क्रेडिट करेंगे। कौन सी? जी 5 बजे के, ये भी 5 बजे के बाद ही है, दोनों ही 5 बजे के बाद है जी। पीरियोडिक में 5 बजे के बाद जब स्टॉक काउंट करते हैं तो उस वक्त ऑटोमेटिकली एनआरवी एडजस्टमेंट जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। इन्वेंट्री में 3 चीज़ें थी, रॉ मटेरियल है, WIP है और फिनिश गुड है। तीनों को ख़रीद भी सकते हैं, तीनों को ख़रीद भी सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तीनों को बेच भी सकते हैं। क्या इंक्लूड एक्सक्लूड करना अभी बताकर आ चुका। कन्वर्जन कॉस्ट में आपको पता है 5 चीज़ें हैं, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये बात पहले भी बताई थी। डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह हो, ये एक्चुअल पे होते हैं, वेरिएबल FOH एक्चुअल पे, फिक्स FOH किस पे होते हैं, नॉर्मल पे। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई नॉर्मल से तो फिर फिक्स FOH एक्चुअल यूनिट्स पे होगा। तो कह सकता हूँ फिक्स FOH के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप नॉर्मल यूनिट से डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन लेंगे या एक्चुअल यूनिट से। नॉर्मल से कब लेंगे, जब नॉर्मल ग्रेटर हो, और एक्चुअल पे कब लेंगे, जब एक्चुअल ग्रेटर हो। और ये कवर कहाँ करेंगे इंशाल्लाह, CMA में, अल्लाह ने चाहता। NRV हम कर चुके हैं, इसकी रीजंस भी कर चुके हैं, आपको बता दिया था आइटम बाय आइटम चलना है। और अगर किसी फिनिश गुड की NRV डाउन नहीं हुई और उसके रॉ मटेरियल की NRV डाउन हो जाए तो उसके रॉ मटेरियल को डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जिसमें यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू डाउन नहीं हुई। और राइट डाउन अगर वापस हो जाए यानी वैल्यू ऊपर चला जाए तो उसे इनकम नहीं कहेंगे बल्कि एक्सपेंस की कमी का नाम देंगे। FIFO को दोनों सिखा दिया था। अगर गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है तो क्या अप्लाई होगा, और अगर इंटरचेंजेबल है फिर क्या यूज होगा, FIFO या FCO। ओके हो गया। अब यहां पर आ जाए, ये क्या है, स्टॉक को वैल्यू करने का एक तरीका ये भी है। एक बात याद रखिएगा, अगर इन्फ्लेशन हाई है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो FIFO का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा और FCO का क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखवाया था नहीं, लिखे इजी हो, इजी। ज़रा खामोशी इख्तियार करें प्लीज़।
अगर प्राइस अब जा रही है तो FIFO का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा किससे? FCO से। जब इसका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो फिर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। FIFO की कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। किसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स से? FCO के तरीके से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। और जब इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो फिर FIFO से जो प्रॉफिट होगा, बोले, जो FIFO से प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा किस प्रॉफिट से? वो जो FCO से आएगा। बच्चियों आपस में नहीं ना, मना कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? FIFO को यूज़ करके क्लोजिंग ज़्यादा होगा उस क्लोजिंग से जो FCO के साथ आएगा। जब क्लोजिंग ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट। और अगर प्राइसेस जो हैं, जो गुड्स हम खरीद रहे हैं वो गोइंग डाउन है, तो क्या होता जाएगा? रिवर्स होता जाएगा। FIFO का क्लोजिंग FCO के क्लोजिंग से कम होगा। FIFO की कॉस्ट ऑफ सेल्स FCO की कॉस्ट ऑफ सेल्स से, FIFO का प्रॉफिट FCO के प्रॉफिट से कम होगा। तो घर जाके जब रिवाइज करोगे ये साइन याद रह जाएंगे। चलें जी, अभी कॉपी ना करें, फाइल मिल तो जाएगी। ये जो भी कर देंगे, जो रूल है वो बता रहा हूँ भाई, जो रूल है वो याद रखें। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्ट, नॉर्मल लेवल्स ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज, लेबर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। दे आर रेगुलरली रिव्यूड एंड इफ नेसेसरी रिवाइज इन द लाइट ऑफ करंट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब पहले भी बताया था, दोबारा सुनने। एस्टिमेटेड कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका CMA का टॉपिक है। कहाँ का टॉपिक है? अभी से भी ये याद रखें जो इसकी डेफिनेशन है। नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल होंगे, नॉर्मल लेवल ऑफ लेबर होगा, नॉर्मल लेवल ऑफ मशीन का वर्क होगा। इससे जो आप एस्टीमेट करेंगे कॉस्ट, उसे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट। और अगर आप अपने स्टॉक को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रख के चलेंगे तो ये कौन सा मेथड होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये पढ़ेंगे कहाँ? CMA। रिटेल मेथड सुन लें। कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे जाना और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे आना, ये क्या कहलाता है? रिटेल मेथड। क्या कहता है? रिटेल मेथड। अब जरा ध्यान से भाई, इसकी निशानी भी याद रखें। रिटेल मेथड ही इट इज ऑफन यूज इन फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री ऑफ rapidly changing with similar margin for which it is impracticable to use. The cost of the inventory is determined by reducing the of the inventory by the appropriate. तो इनके दरमियान में डिफरेंस किसका होता है? प्रॉफिट का। और मैंने इनकी रिलेशनशिप से आपको कैलकुलेशन करनी सिखाई हुई है। बस ये याद रखें, रिटेल मेथड कहाँ यूज़ होगा जी? रिटेल इंडस्ट्री एक पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम दूसरा पॉइंट, विद सिमिलर मार्जिन तीसरा पॉइंट। रिटेल इंडस्ट्री होगा, लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स होगा। जैसे जनरल स्टोर्स पे रोज़ हज़ारों आइटम आती हैं और हज़ारों आइटम सेल होकर चली जाती हैं। अब इस MCQ को करके दें। Retail method in the retail industry for measuring inventories of large number of rapidly changing items with similar, where it is impracticable to use costing method. Okay. Specific identification method is necessary for inventory which is not. Okay हो गया? Both are true का मतलब अकेला तो नहीं हो। इन्वेंट्री कब एक्सपेंस आउट होती है? जब सेल हो जाए, जब राइट डाउन हो जाए, जब लॉस हो जाए, या किसी दूसरे एसेट को ट्रांसफ़र हो और डेप्रीशिएट होकर एक्सपेंस में जाए। ठीक। और रिवर्सल ऑफ राइट डाउन को एक्सपेंस की डिक्रीज कहना है।
चेहरे बता रहे हैं कि रिवाइज है, अल्लाह का शुक्र, बस संभाल के रखना। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताई थी। IS2 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी बताओ, कॉस्ट फार्मूला बताओ, कैरिंग अमाउंट बताओ, कॉस्ट और NRV लोअर पे चिस पे है, और क्लासिफिकेशन में मतलब रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। इन्वेंट्री इस साल कितना एक्सपेंस बनी ये बताओ, और इन्वेंट्री में कितना राइट डाउन आया ये बताओ। और इसके MCQs भी हमने क्लास में कर लिए थे। पीरियोडिक और परपेचुअल का ये पॉइंट याद रखिएगा, पीरियोडिक सुइटेबल है और परपेचुअल जल्दी से MCQ देखें, ऊंची आवाज में ना बोलें, अपनी हल्की आवाज में देखें। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ देखना है। अब देखिए भाई, आपका ईयर एंड कब है? आपने स्टॉक काउंट कब किया? इसका मतलब आप ईयर एंड पर स्टॉक काउंट नहीं कर सके। वो तो शुक्र है कि गवर्नमेंट आपको कुछ महीने देती है कि ठीक है तुम बाद में भी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना लेना। अब ध्यान से सुनना, कह सकता हूँ जो काम आपने 31 को करना था वो आपने 10 को बाद में किया, 10 को। अब इन 10 दिनों में हुआ क्या होगा? कुछ यूनिट्स आ गए होंगे और कुछ यूनिट हमें करना चाहिए, जो चले गए वो ऐड बैक कर लें और जो आ गए वो माइनस कर दें, दोबारा वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ 31 दिसंबर पे खड़े थे। जो आए, जो गए। आप सुने, स्टॉक ने रिवील किया कि स्टॉक कितना है, 4। इन 10 दिनों में 81,000 की सेल की है, उनकी कॉस्ट कितनी थी? आप बताएं कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितना था, सेलिंग प्राइस। तो स्टॉक में तो सेलिंग प्राइस नहीं होती, सेल के सामने जो फिगर हो वो तो सेल्स वैल्यू होती है। इसे क्या बना देना चाहिए पहले, कॉस्ट। कॉस्ट का रूल क्या था, जो गिवन है 135 और जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर। 60,000 जिनकी कॉस्ट थी वो हमें छोड़कर चली गई, क्या कर दूं, उन्हें ऐड कर दो। पहले कितना आया, 480। अब जो इन 10 दिनों में कॉस्ट गई है उसे क्या कर दो, ऐड, ठंडी करके खाएं। और इन दिनों में कितने की चीजें आई हैं, 38,000 की, उन्हें क्या कर दे। अब बोले जी, कर लोगे? ऐड क्या करना है, जो गया, माइनस क्या करना है, जो आया। अच्छा, यहीं से मैं सिखाता हूं, अगर 20 दिसंबर को सेल क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया होता, 10 दिन पहले ही कर लिया, अब क्या करूं, जो आया है वो प्लस कर दें, तो यहां पर जो गिवन होगा वो लिख लेना, प्लस कर देना क्या, माइनस कर देना जो, ये 31/12/22 आ जाएगा, ये 31/12/22 आ जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल कहाँ आएगी, CMA में, लेकिन इंशाल्लाह आपका MCQ कहीं नहीं जाता, क्योंकि ये है फीडबैक रिकंसिलिएशन, ये है फीड फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन। वापस आऊं तो फीडबैक, आगे जाऊं तो मैं आपसे पूछूं क्या बना रिजल्ट का, ये फीडबैक है। मैं आपसे पूछूं क्या आएगा रिजल्ट इंशाल्लाह, ये फीड फॉरवर्ड है। जो काम तुम्हारा है वो तुम करते नहीं, जो काम तुम्हारा नहीं है वो करते हो, एक दूसरे को पूछ रहे होते हो यार क्या बनेगा हमारा। फीड फॉरवर्ड पे ना रहो, ठीक है, किस पे रहो। आओ जी, आई कैप का नया क्वेश्चन बैंक जो आया, जरा इससे 2-2 हाथ कर लेते हो। 1-1 मिनट आप लेंगे, फिर 1-1 मिनट मैं लूंगा, चलें।
बातें नहीं ना, अगर बातें करोगे फिर मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, खामोशी से पढ़ो, सारा कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह। कल लास्ट डे होगा आपका, अल्लाह ने चाह तो। क्या सही है इन्वेंट्रीज आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? कहता है एसेट्स विच आर डिजाइंड एज हेल्ड फॉर बट नॉट इन आर आल्सो कॉल्ड एज। हाँ जी बोलें जी, बोलें जी। एसेट तो इस्तेमाल के लिए होता है, वो तो बेचने के लिए होता ही नहीं है भाई। तो फिर राइट ऑप्शन इज स्टेटमेंट ए। बेटा बातें ना करें, पढ़ाने दें आराम से। कहता है कौन सी बातें ट्रू हैं? कहता है सेल्स टैक्स एडजस्टेबल इज इवेंचुअली रिकवर्ड फ्रॉम, देयरफॉर इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सही है, इसे भी शामिल नहीं करना क्योंकि नेसेसरी कहेगा तो शामिल करेंगे। स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? बिफोर अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यस नो? ये भी यस है, तो बताएं क्या करूं? 4 का डी, 4 का डी। आई कैप के क्वेश्चन बैंक ने कुछ एमसीक्यू के सामने उसने आंसर नहीं लिखा बल्कि सिर्फ लाइंस लिखती हैं कि ये ठीक है, तो आप वहाँ पे मैं जो टिक कर रहा हूँ वो टिक करते जाइएगा। नंबर 5, आर्टिसंस ने 500 यूनिट्स खरीदी हैं के की कराची से एट अ कॉस्ट ऑफ 500 विच इंक्लूड 10% एडजस्टेबल सेल्स टैक्स। कहते हैं 550 में हमने 10% ऐड कर दिया हुआ है। पहले ये बताएं ऐड होना चाहिए? शाबाश, जो बच्ची बोली है 110, वेल डन बेटा। अब 110 पे तो नहीं होना चाहिए, तो कितने पे होना चाहिए? फिर वही मशहूर ज़माना डायलॉग जो गिवन है। अब 550 को डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई करो, आंसर। मुझे लगता है माशाल्लाह सारी ही पास हो, कॉन्सेप्ट ठीक है तुम्हारे, कॉन्सेप्ट में मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है, सदका देते रहो अपना। आरटी ब्रॉड दीज गुड्स टू इस्लामाबाद आउटलेट फॉर सेल पर्पस। ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग कॉस्ट दिया 40,000 टू ब्रिंग द इन्वेंट्री एट प्रेजेंट। इसमें शामिल है 3,000 इंश्योरेंस इन, शामिल होना चाहिए, होना चाहिए। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट शामिल करते हैं, वो शीश महल याद करो। सेलिंग कॉस्ट शामिल होनी चाहिए, सेलिंग कॉस्ट तो नहीं, कॉस्ट में आती है, वो तो एनआरबी की कैलकुलेशन में आती है। इसका मतलब 40,000 में से कितना निकल जाना चाहिए? ये कितने की चीज़ है? 33,000 की। कितने की? कितने की? कितने की? अब कितने की चीज़ें खरीदी? 500। किस रेट पर? 500 पे ही खरीदी। कितना बना? 2 लाख। इस पे फर्दर कितना लगाया? 33,000 जमा करो। 500 को 500 से किया तो 25,000 आया। अभी बोंगियां क्यों मार रही हो? टोटल कितना हुआ? 2 लाख। पहले 2.5 लाख ही लिखा हुआ था, तो ये 25,000 क्यों जमा कर रही थी? ना कर बेटा इससे बच्चे। 2.5 लाख में ऐड करें कितना? 283 हो गया। अब कितने यूनिट से बोले? पर यूनिट पूछ रहा है। 560। राइट ऑप्शन इज शार्ली। कोई गलत हुआ तो मैं बता दूंगा, वाज़फ़ आई कैप में हो जाती है कंपोजिंग एरर। अभी तक सही है मामला, बातें नहीं बच्चियों डांटूंगा। शौकत परपेचुअल चला रहा है, 1 मार्च को बैलेंस कितना है? गुड्स वैल्यूड 253 वर परचेज एंड 8,000 वर रिटर्न, तो 245 में से 53 में से 8 गए, 2। टोटल सेल्स मंथ की कितनी है?
35,250 किसे दिया, क्या दिया उस पे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज वो आखिरी 4 मिनट याद आएंगे जब मैंने स्पेशल डिस्काउंट करवाया था और आपको भारी लग रहा था यार ये 10 मिनट भी इसने मार लिए हमारे, जब 3:10 हो गए थे आपने कहा था 10 मिनट ऊपर ले लिया। आज वो पे करेंगे 10 मिनट। सेल्स टोटल कितनी है? 285। इसमें से स्पेशल कितनी है? तो नॉर्मल कितनी है? 2.5 लाख। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये 35,250 क्या है? अब नॉर्मल स्पेशल, और ये डिस्काउंट देने के कितने % डिस्काउंट दी? तो ये तो 94 है। इनकी नॉर्मल वैल्यू निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई करें, 37,000। ये क्या है? नॉर्मल सेल्स वैल्यू, सारी को जमा कर दें, 287,500। ये नॉर्मल सेल्स वैल्यू है। नॉर्मल सेल से नॉर्मल कॉस्ट आएगी। नॉर्मल सेल से चीज़ें बेचता है 25%, तो फिर कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, तो इसे डिवाइड कर दूं 125 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस्ट आ जाएगी नॉर्मल 2,30,000। ओके हो गया। अब ज़रा देखें, कहता है गुड्स एट सेल्स वैल्यू ऑफ वर टोटली डैमेज एंड 60% वाज रिकवर्ड फ्रॉम एज। अब ये 10,000 क्या है? सेलिंग प्राइस, और लॉस हमेशा रिकॉर्ड होता है। फिर इस सेलिंग प्राइस को किस पे लेके जाना पड़ेगा? कॉस्ट पे। कितनी है सेलिंग प्राइस? इसकी कॉस्ट निकालें, जल्दी से इसकी कॉस्ट निकाल देने, सारा सिखाया हुआ है जी। क्या कह रहे? हाँ जी, लाजमी बात है जी। 8,000। लॉस की कितनी कॉस्ट बनी? 8,000। 8,000 का कितने % इंश्योरेंस से रिकवर हो जाएगा? कितना बना? 8,000 में से 4,800 रिकवर हो जाएगा। लॉस कितना होगा? पहले इतना डाइजेस्ट करो, फिर आगे जाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। करो डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट। चले भाई, अब बीडी बताएं कितना है जी? ओपनिंग 1 लाख भाई, 1 लाख, और साइलेंट है तो ये इसकी कॉस्ट है। साइलेंट है तो ये इसकी। आपने कितने की गुड्स खरीदी? 2,53,000। कितने की वापस कर दी?
तो क्रेडिटर डाउन डेबिट, इन्वेंट्री डाउन क्रेडिट, कितने से? 8,000 से। अब ज़रा ध्यान से, ये जो आपने सेल की इसकी कॉस्ट कितनी बनी है? 2 लाख। इसलिए स्पेशल वाली सेलिंग प्राइस को पहले नॉर्मल किया, वहाँ से कॉस्ट पे गए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बनी? 2 लाख। लॉस कितना हुआ? 8,000 का भाई, 48 का नहीं, वो बाद में आपने रिकवर किया है। आपकी इन्वेंट्री तो गई है पूरी 8,000 से। ये देखें, ये एंट्री पास करते हैं, एबनॉर्मल लॉस डेबिट इन्वेंट्री कितने से? बाद में कैश या क्लेम रिसीवेबल जो भी हो, और पीएनएल और एबनॉर्मल लॉस, ये 8,000 से। कितना दिया उसने हमें? 4,800। हमारा लॉस हुआ 3,200। याद करें, फाइनल अकाउंट एबनॉर्मल लॉस एडमिन एक्सपेंस है, तो इन्वेंट्री तो 8,000 से ही डाउन होगी। बड़ी साइड का टोटल करें, 265 माइनस करें, यहां से बताएं, आंसर देख के ना बताया करें, मुझे गंदी तरीन आदत है। ये 3,73,000 है यार। ना किया करो ऐसे भाई, ना किया करें ऐसे, देख के जवाब दिया करें। कितने हैं? 3 माइनस करें, 1 लाख। ढूंढे भाई। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में गलत सोल्यूशन है, सही कर लीजिएगा। डेल्टा है, सी नहीं है। लेकिन आई कैप के क्वेश्चन बैंक को ये कहने के लिए हौसला चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि अगर आई कैप ने ये वीडियो देख रही तो उनके ऑफिसर की कॉल भी आ सकती है, अंसारी साहब आप साबित भी करें ये कैसे गलत है। तो मेरे में हौसला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने चलते फिरते नहीं, जो आपका आंसर मैच ना करे आई कैप में गलत है भाई। मैं लॉजिक बता देता हूँ। लॉस हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, आई कैप ने लॉस किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है? इसका मतलब कंपाइलर इस बात को भूल गया कि पहले इसे किस में कन्वर्ट करे? कॉस्ट में। जब आप इसे कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 127, 125 नहीं आएगा। आप 10,000 नहीं रखेंगे, आप उधर कितना रखेंगे? 8,000। लॉस हो गया, ड्राइंग हो गई, फ्री सैंपल हो गए, अपने ही ऑफिस में किसी चीज़ का इस्तेमाल हो गया, अपने ही किसी डिपार्टमेंट को आपने देना है, तो हमेशा उसे ट्रांसफ़र करना है उसकी कॉस्ट पे। याद रहेगी बात? तो इसे सही कर लें अहमद भाई, आप भी कर दीजिएगा बाद में सही, अगले बैचेज में वही आंसर हो जो हम बना रहे हैं। 11 देखें भाई, शुरू ना हो जाया करें भाई, खामोशी से सिर्फ देखा करें। आंसर बनाना है अपने जहन में बनाएं, अब साथ वाले से नहीं बात होगी। डबल एंट्री फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ 80,000 ऑफ विच 70% वाज रिकवर्ड इन कैश फ्रॉम अंडर। कितनी एंट्री होती हैं? एबनॉर्मल लॉस डेबिट अपनी कितना है? बाद में कैश डेबिट, पीएनएल डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। 80,000 का 70% ये आ गया, पीएनएल में कितना गया, और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट ढूंढे। एक ही बात है भाई, वो इसी में एडजस्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं जनाब एबनॉर्मल लॉस कितना रह गया? 24। कैश कितना आ गया? 56। और इन्वेंट्री कितने से डाउन हो गई भाई? इन्वेंट्री कितने से डाउन हो गई? ऐसे कर लें चाहे, नो इशू, ठीक है। लेकिन हम सारी ज़िंदगी ऐसे चलेंगे, सारी ज़िंदगी। मुझे आपकी सारी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी है, मुझे आपके पीआरसी की फ़िक्र नहीं करनी। वो तो आपने देखने एंट्री आती थी तो आपने कहा यार जो इसकी मिलती जुलती है वो यही है, इसने चीज़ों को नेट करके लिखा हुआ है, लेकिन ये एंट्री हम आगे पूरे सीए में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई कैप कहता है कि क्रेडिटर को अकाउंट पेएबल भी कह दो, सारी ज़िंदगी यूज़ नहीं करेंगे। क्रेडिटर कुछ और है, अकाउंट पेएबल कुछ और है, आगे इनकी हेडिंग कुछ और है, इनकी कहानी कुछ और है, आगे तो समुंदर है।
समुंदर में ज़रा सी भी गलती करेंगे तो इस बॉक्स से निकल के किसी और बॉक्स में चले जाएंगे। वो पजल होता है ना, उसमें एक भी आपने गलत सिलेक्शन कर ली तो फिर आगे नहीं पहुंचती, आप बंद हो जाते हैं, आगे रास्ता बंद होता। तो कॉन्सेप्ट वो पक्के जो सारी ज़िंदगी चलने हैं। आई कैप के किसी एमसीक्यू के लिए अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हिला के आंसर टिक करना पड़े तो माशाल्लाह आपने खुद ही टिक किया, मैंने तो नहीं कहा कि यार एंट्री को चेंज कर दो। ये चीज़ है आपकी बेस, ये आपकी बेस नहीं है भाई, ये बेस नहीं है। मैं क्यों ऐसी चीज़ अडॉप्ट करूं फिर पूरे सीएमए में आपको फिर चेंज करता रहूं। यहाँ थोड़ा सा जहन लगा के इसे टिक कर देंगे। कौन सा था? 11, 13 देखें। क्या कह रहे हैं? सॉल्व भी मेरे साथ करें, सॉल्व का टाइम नहीं है। एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मेरी बातों का जवाब दिए जाए, पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट साथ चल रहा है या नहीं। ईयर एंड का मतलब क्लोजिंग की बात कर रहा है। कितनी आइटम है? तीनों को टोटल करके एनआरवी कंपेयर करूं या आइटम बाय आइटम? ए, बी एंड ये तीनों की क्या है? कॉस्ट। भाई इसको पहले को ना ग्रीन किया करें यार, ये लॉजिकल सी बात है कि 2 ब्लैक में 1 ग्रीन में। सर गलती ही से बहुत कुछ हुआ बचपन में भी आपसे। ये कॉस्ट आ गया। सेलिंग प्राइस किस पर है? 10%, 5%, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो दी हुई है। अब हमें क्या चाहिए? एनआरवी चाची। कौन चाहिए? एनआरवी चाची की सेल्स प्राइस 10% मार्कअप के बाद आएगी, ये कॉस्ट है। अब मुझे बताएं इस केस में कॉस्ट कितनी है? 100। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, याद है एक दिन कहा था कि यूज़ होगा बार बार। वो 4 एग्जाम्पल हैं आपकी ज़िंदगी में। अब सेलिंग प्राइस 5% मार्जिन, अब सेलिंग प्राइस कितनी है? प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट कितनी है? सेलिंग प्राइस यहाँ गिवन है, आप कुछ करने की ज़रूरत। एनआरवी के लिए आ जाएं, सेलिंग प्राइस बताएं। 20,000 डिवाइडेड बाय 100 ज़रब 110, 22,000। क्या माइनस करूं? कमीशन माइनस करें 22,000 का 6%, 1300। एनआरवी बताएं। 20,600, 20,000, इसके बाद आ जाए सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस कितनी होगी? और कॉस्ट 90। अब इसे 95 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें जी। 30,000। 30,000 का 6% लें। 30,000 में से 1,800 माइनस करें। अब सेलिंग प्राइस कितनी है? 17, 16 माइनस 2,000 करें, 14। लोअर, लोअर, लोअर। पहले में लोअर कौन है? दूसरे में लोअर, वैल्यू बोले ना। तीसरे में जमा करें, टिक करें, तो लोअर ही ली है भाई साहब। कॉस्ट कितनी है? 15,000। एनआरवी 14,300, लोअर ही लिया। कैब उल्टी करें, नज़र कहाँ आ रहा है आपको? ये भी नहीं पता चलता क्लास में प्रिंसिपल वो बैठे हुए हैं या मैं बैठा हूँ। सर लेवल है। आज बड़ी जुल्फे आपने स्टाइल चेंज किया है, खैर है माशाल्लाह, वीकेंड है। कीप इट अप, कीप इट अप, शाबाश। आज हम भी कोई और स्टाइल अडॉप्ट करेंगे।
सर आज जुल्फे पीछे लहराएंगे। कैरेटिन करवा लो, ठीक है। तुम्हारा मेरा मजाक है। ये माशाल्लाह जैसी तेरी फजीक है ना, तूने बड़े होके जाहिद जैसे ही होना है, गोलू गोलू सा, बिल्कुल गोलू मोलू सा इंशाल्लाह। चलो भाई, भाई क्या करना है, ये यकम 22 है और ये 22 अप्रैल का आखिरी दिन, और है कौन? अब याद है क्या सिखाया था? ओपनिंग में परचेज ऐड कर दो, सेल माइनस कर दो तो क्लोजिंग आएगा। चले, कैलकुलेटर पकड़ो, बीडी ऐड करो, परचेज ऐड करो, सेल लेस करो, परचेज ऐड करो, सेल, सेल रिटर्न ऐड करो, वापस आएगा, वापस आने वाली चीज को, और सेल को बोलो 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 200। अब आए 5, भाई बातें नहीं, 5 है, 5 है तो लेटेस्ट परचेज रेट बोलो। बाकी तो सारी चीज़ें सेल से रिलेटेड हैं 22। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना सिखाया हुआ है? राइट ऑप्शन इज 16 का सी। क्या कह रहे हो? परपेचुअल से करें, 5 में दोनों से आंसर सेम आता है। एफ को में दोनों में फ़र्क पड़ता है, वो भी जब चीज़ें जो हैं वो कुछ लॉस होती हैं, अदरवाइज दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। लिख लें, 5 करें, सॉरी परपेचुअल करें या एफ को करें, सॉरी पीरियोडिक करें या परपेचुअल करें, 5 से आंसर सेम आता है। परपेचुअल करें, पीरियोडिक करें, 5 से आंसर सेम आता है। क्या परपेचुअल से करें, पीरियोडिक से करें, 5 से आंसर दोनों में सेम आएगा। एफ को में परपेचुअल और पीरियोडिक से आंसर सेम नहीं आता। उमर लिमिटेड में हमने वेरीफाई किया था, उधर 296 आ रहा था, उधर 288 आ रहा था। आओ भाई, एक्सक्यूज मी भाई प्लीज, भाई परपेचुअल अज्यूम करना है और 5 से चलना है। अब ज़रा ध्यान से, पहले क्लोजिंग यूनिट, वो मांग क्या रहा है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। पहले क्लोजिंग यूनिट्स निकालते हैं, जमा करें, ऐड, साढ़े 300, ठंडी, आराम से आराम से। अब ज़रा ध्यान से, 400 आई थी, 100 तो इसकी वाली कितनी पड़ी है? मेरा स्टॉक कितना है? 350। अब इसके कितने हिस्से कर दूं? 300 के साथ कौन सा रेट? अब ऊपर जाएं, क्या रेट? तो फिर 50 पे कौन सा रेट बोलो? ये 60 और ये, भाई मैंने जल्दी किया, मैंने आपको आंसर कहा है 7650। क्या यार, फिर बच्चे उठ के बैठे ना, ज़रा बोले भाई उठ के बैठे। अब बोले 1000। जल्दी ना किया करें, जल्दी मुझे भी करनी आती है, मैं आपकी वजह से स्लो डाउन कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कन्फ्यूजन कर रहे हैं। टोटल करें। अगले बच्चे ने कल असर की नमाज के बाद मेरी जो इंसल्ट की है ना, वो आप नहीं सोचते, वो सीधा हो जाता है। आप में से 1-2 बच्चों ने उसे कहा यार आज ज़रा स्पीड तेज़ थी, उसने तो मेरी सीधी इंसल्ट कर दी। पूछे मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना भी छोड़ दिया था, सामने पीछे बैठा हुआ। अच्छा मज़े की बात, मैंने छोड़ा, इसने खा लिया। सामने बैठा है, पूछ लीजिए आप।
मैंने टेंशन में छोड़ा, मैंने कहा यार मुझे लग रहा था कि पिक करना है, कहता नहीं 2-3 बच्चों ने कहा कि आज थोड़ी स्पीड तेज थी, इसलिए मैंने स्लो डाउन किया। आप सीधा कह रहे हैं जनाब ये आंसर, ऐसे ना करें। बोलें जी राइट ऑप्शन डेल्टा, 19 का डी। बेटा बातें नहीं, जरा ध्यान से देखें, करवाया हुआ है नंबर 26। जी ये क्या है, IS2 इन्वेंट्री। चुप रहो, मैं लगाऊंगा एक। फिक्स्ड एंड कौन सी, इंक्लूडेड इट इन विच द फॉलोइंग वे। जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसमें से जो वेरिएबल होती हैं वो एक्चुअल यूनिट्स पे होती हैं, जो फिक्स होती हैं वो नॉर्मल पे भी होती हैं, और अगर नॉर्मल यूनिट ज़्यादा हो एक्चुअल से तो, और अगर एक्चुअल ज़्यादा हो नॉर्मल से तो ढूंढ दो। ये वो मेहनत है जो CMA में काम आएगी, इसलिए अल्लाह के फजल से इन्वेंट्री आपकी पॉकेट में माशाल्लाह। 40-50 क्लासेस आपको CMA की ऐसी लगेंगी सर मजाक कर रहे हैं, उसकी रीज़न आपने माशाल्लाह यहाँ सारा ये एरिया पढ़ लिया अल्लाह के फजल से। होल्ड विद यू, पीछे बच्ची को जगह दीजिए, थैंक यू। ये बच्चियाँ कहाँ से उठ के चली गई थी, ये अभी आ रही है? और बीबी तुम अपनी मर्जी से आती हो, अपनी मर्जी से जाती हो, प्राइस छीन लूंगा तुमसे अगर आइंदा लेट हुई तो। आगे चलो, कौन सा ऑप्शन था? वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट किस पर और फिक्स किस पे? अगर एक्चुअल जो है वो नॉर्मल से कम है, अगर एक्चुअल नॉर्मल से, तो दूसरा मतलब तो ये है कि नॉर्मल एक्चुअल से ज्यादा है। थैंक यू। सही बना है, शक्ल बता देती है सर। घर में चाय बनती है ना, जिस दिन मेड बनाए मुझे पता चल जाता है कि आज चाय जो है वो नहीं सही बनी हुई है, उसी वक्त मैं बता देता हूँ सर। अगर चाय पे भी नहीं हम बता सकते सही है गलत है तो हमें जीने का, एक हम बच्चे को बता देते हैं कि बच्चा सही है या नहीं, एक हम चाय बता देते हैं कि चाय सही है या नहीं। नहीं, तजर्बे से आता है। अगर हीरे ऐसे दाग लगे होने हैं ना तो मैं तिजोरी की लाइन ही छोड़ देता हूँ भाई साहब। मैं छप्पड़ में बैठ जाता हूँ अगर हीरे ऐसी है तो। तुम लोगों को देखे तो सिंघाड़े शर्मा जाए, वो भी गए, हम कहाँ आ गए भाई। आओ भाई, हाँ ये बात तो है, सिंघाड़े को छीलो तो असल हुस्न तो छिलके के अंदर है। सही कह रहे हैं सर। आओ भाई, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैंने स्पीड बढ़ा देनी अगर आप मजाक उड़ाया। क्या मांग रहा है? कौन सा मेथड? कॉस्ट से, सेलिंग प्राइस से, ओके हो गया। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये क्या है? ये क्या है? सेल्स के सामने जो फिगर होती है सेल्स वैल्यू होती है। क्या? अब इस सेल्स वैल्यू को पहले किस पे लेके जाएंगे? कॉस्ट पे, क्योंकि फार्मूला क्या है? ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक एट
परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बनता है? अब ओपनिंग कितना है? 25,000। देखते जाइएगा। परचेजेस कितनी है? 5 लाख। ओके हो गया। अब मैं ये सेल्स हैं इनकी क्या बना लूंगा? कॉस्ट। वो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो गिवन है। यहाँ जाना है, प्रॉफिट किस पर है? सेल्स पर। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? प्रॉफिट कितना है? 25। कॉस्ट कितनी है? इसे डिवाइड कर दो 100 से, इसे डिवाइड कर दो 100 से, मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना? 3937। यार 525 को लेके जाना है, क्या आंसर है यार? क्या पागलों ने? 39375। ये क्या होगा? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है 39375। मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक। मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे क्या चाहिए? अब ये ज़रा देखो, ये हो गया ए में जमा किया बी माइनस किया सी इक्वल टू डी। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू डी। ए है 25, बी है 5, सी मालूम करना है, डी है 393,750। सी को उधर ले जाए। 25,000 जमा 5 लाख माइनस 393,750 इक्वल टू सी। सी इक्वल टू 131। मेरे बच्चे बच्चियाँ हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह। कल के लिए माजरत, सो सॉरी, इज्तिमा की वजह से मुझे था कि यार बसेस आ जाएंगे, उससे अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हुई, इसलिए आज मैंने आपको शुरू में कह दिया कि मैं आपको आज जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, ना रात को स्टे की, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने कल पूरा दिन पढ़ना है और पूरी तुम्हारी 4 महीनों की मेहनत यहाँ अटकी हुई है। दिल में ज़रूर तुम्हारे ख्वाहिश हो कि यार हम चाहते हैं अगर हमारी ये वाली क्लास ना होती तो इंशाल्लाह मोमिन का इरादा उसकी अमल से बड़ा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस वक्त क्रूशल टाइम है। आज अगर आप वहाँ स्टे करेंगे, फिर कल आप क्लास नहीं लेंगे, तो सारी जो रिवीजन का निचोड़ है वो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अल्लाह आपका जाना कबूल करे इंशाल्लाह। चलो अगला देखो, जल्दी से 1 मिनट में कर दें। भाई ऊपर ब्रिज के नीचे क्रैश है, तो नीचे वाले क्रैश को भी ब्रिज कर दीजिए प्लीज़। चलें, राशिद क्या कर रहा है? बेबी टॉयज बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। बच्ची हो चुप। डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट पे ये लगा, डायरेक्ट लेबर 1 यूनिट पे ये लगी। वेरिएबल जो है वो लेबर कॉस्ट का, तो यहाँ अगर मैं वेरिएबल एफ कहूँ तो वो 100 का कितना बना? 50। 1 2 3। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये है बजटेड। ये क्या है? ये है नॉर्मल, ये है एक्चुअल। कौन ज़्यादा है?
तो किस पे डिवाइड करेंगे? पर यूनिट बोले कितना? 100। ये भी जमा कर दें। क्या मांग रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। बोले भाई सी, 31 का सी। ओके जी, ओके है पक्का? चलो जी फिर 32 करें। कहता है इनमें से कौन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा? कैरिज इनवर्ट, स्टोरेज कॉस्ट, नेसेसिटी होगा तो बनेगा। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, प्लांट की डेप्रिसिएशन, प्लांट में प्रोडक्शन होती है उसकी डेप्रिसिएशन। ये पेंसिल ना करो ना, अगर नहीं दिल लग रहा बाहर चले जाओ। प्लांट प्रोडक्शन में यूज होता है, इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी। 1 और 4 बोले भाई डेल्टा। 32 का क्या? कौन? ऐसे ना करें, अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे दुख होगा, क्योंकि पढ़ा के आए, वो ना पढ़ा के आता तो फिर कोई और दुख होता, अपने अंदर गिल्ट होता, मैंने नहीं पढ़ाया। ये फैक्ट्री, ये हेड ऑफिस। फैक्ट्री के एसेट जो है उनकी डेप्रिसिएशन FOH में, हेड ऑफिस के एसेट की डेप्रिसिएशन एडमिन में। ये FOH किसका पार्ट बनता है? प्रोडक्ट कॉस्ट। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, दिल दुखता है, फिर दर्द होता है, दर्द के आगे और दर्द होता है। अब आए जी बास जी बास। ये क्या है? कंपनी का स्टॉक कब 30 जून कितना है? साइलेंट है तो ये इसकी ऑब्जर्व किया गया कि इसमें से एक इन्वेंट्री जो ऊपर स्टॉक में है 35,000 की, शॉप सॉइल्ड हो गई, ख़राब हो गई। इट कैन ओनली बी सोल्ड एट कितना लगेगा? तो NRV कितनी बनी? 32,000 माइनस कितना बना? 30,000। टोटल कितना है? पहले तोड़ दो, ये 35,000 आ गया, माइनस करो, ये इनकी क्या आ गई? कॉस्ट। अब क्या चाहिए? ये NRV नॉट एप्लीकेबल है, और ये NRV 30, इनमें से लोअर 240, इसमें से लोअर 30, 500 जमा कर दें, 270, 500। मैं इवन शक्ल भी नहीं तब्दील करता आपके सोल्यूशन की, कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि उसी शक्ल से पूरा CA हो सकता है जो हमने रजिस्टर पे लिखी हुई है। वो मज़ा नहीं आता हर MCQ में शक्ल बदल लो। CA फाइनल में भी कहीं आएगा तो इसी तरह करवाऊंगा, ताकि यकीन रहे कि इंट्रो सारे का सारा इंट्रो हो गया, तो ऊपर FR1 और CMA की बेस बन गई, CMA और R1 हो गया तो ऊपर R2 और MFA की बेस बन गई। और 4 ही मेन सब्जेक्ट हैं कैफ के जिस पे पूरा CA खड़ा हुआ है, बाकी सेकेंडरी लगे हुए हैं, 7 लगे हुए हैं पेपर। लगे हुए पेपर कुछ और होते हैं और हकीकत कुछ और होती है। जैसे एक साहब हज करके आए, उनकी मिसेस भी हज करके आई, आपने उनकी पूरी फैमिली बुला ली। अब फैमिली में 12 लोग हैं, लेकिन मरकूज़े नज़र वो 2 हैं हस्बैंड वाइफ जो हज करके आए हैं, जो उम्रा करके आए हैं। उन्हीं को बार बार कह रहे हो सर ये लें, क्योंकि हाजी हैं, उनकी दुआएं कबूल होंगी। बाकी चुंगे में आए हुए होते हैं, तो ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट चुंगे के हैं। अब इससे ये ना ले भाई, होता क्या है, मेरा कोई जुमला ऐसा पकड़ते हैं उसे फिर फेसबुक पर डालते हैं, तो देखो जी अंसारी बाकी सब्जेक्ट्स की इंसल्ट कर रहा है। भाई मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, कहीं से भी पढ़े। मैंने बच्चों को यहाँ ये थोड़ी कहा कि मेरे से पढ़े आप कैफ के 4 सब्जेक्ट, ये बात नहीं लगाएंगे। ये लगा देंगे अंसारी कह रहा था कि 4 मेन अकाउंटिंग है, बाकी चुंगे के सब्जेक्ट है। गो अंसारी गो। बच्चों से औलाद की तरह बात कर रहे, एक बात उन्हें समझा रहे कि यार CA नाम ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, तो खेल किसका है? अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स का है। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स क्या है भाई? अल्लाह हमें समझ दे यार, हम लोगों आगे आए भाई। हाँ जी, क्या मांग रहा है?
कन्वर्जन कॉस्ट ये आएगी, फिक्स ओवरहेड आएंगे। पहले बताएं कितने यूनिट्स हैं? 12,500 पर यूनिट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अब 3,50,000 वेरिएबल हैं, कितने यूनिट्स के? 12,000। 1 से डिवाइड करें, यानी 12,500 से डिवाइड करके 1 यूनिट की कॉस्ट बताएं वेरिएबल की कितनी? अब आए जी, ये फिक्स है, किससे डिवाइड कर दूं? नॉर्मल से कर दूं? कर दूं नॉर्मल से? नॉर्मल से कर दूं जी? कर दें, क्योंकि एक्चुअल जो है वो कम है। बोलें जी, जमा करें। 50 पर यूनिट है, ठीक कर दें भाई। आज तुम्हारी वजह से सारी कैफ की क्लासेस ऑफ करनी पड़ी है कि तुम्हें ये ना लगे कि तेज पढ़ा रहे हैं। चलो जी, नस्वाड नहीं है, क्या लिखा हुआ है? वो हमारे एक रिश्तेदार हैं, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, रिश्तेदार तो नहीं है, नहीं उनका नहीं, या तो ज़्यादा पंजाबी उन्होंने सारी ज़िंदगी बोली है क्योंकि दुकानदार टाइप आदमी थे, तो वो मुझे अंसारी कहने के बजाय नसारी कहते हैं। नसारी साहब, मैंने उन्हें बड़ा कहा यार मैं अंसारी जी, मैं वही कह रहा था नसारी साहब। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों, ये नस्वार नहीं है, कौन है? निसार है। ये इसका 1 मई 22 का स्टॉक है, 2000 यूनिट है 120 पे। निसार ने गुड्स खरीदी है 2500 किस रेट पर? कब? फर्दर खरीदी है किस रेट पर? 31 मई को। स्टॉक इन हैंड कितना है? क्या यूज़ कर रहा है और क्या है? फार्मूला लगाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मांग रहा है। वैल्यू के लिए यूनिट्स तो हैं कितने, और फार्मूले से रेट लाऊंगा। याद है रेट सीखा करते थे? चलो ज़रा इनका डाटा भी यूज़ कर ले, वरना नाराज़ होंगे, हमारा डाटा कहीं भी नहीं यूज़ करते। डाटा वो फॉर्मेट यूज़ करूं, डायरेक्ट करूं? डायरेक्ट करूं। आओ जी, फिर यूनिट्स पकड़ो, कितने हैं? मज़ीद ख़रीदे, मज़ीद ख़रीदे 1500, ये डिनोमिनेटर में आने हैं। 2000 फिर ख़रीदे, 2500 फिर ख़रीदे। अब ऊपर क्या आना है? 2000 ज़रब, फिर 2500 ज़रब, 1500 ज़रब। बोलो, हूँ 128। क्या आंसर हुआ? 1,00,000 196 533 ढूंढे, कौन सा था? 36। चलो बच्चियों प्लीज़, कहते हैं इनमें से ठीक बताएं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन वर्क इन प्रोसेस में शामिल होना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, बोथ वेरिएबल एंड जी भाई, ओके भाई, ओके ओके। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी वैल्यूड ईदर ऑन FIFO और EFCO, ओके। इन्वेंट्री शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कोई जिक्र, तो फिर कौन ठीक है? 37 का अल्फा, ओके है। कहाँ से कहा था रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिखाऊंगा? ये बता दो होती क्या है, ये बता दिया था उसी दिन। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? आज खरीदूं तो कितने का मिलेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब, दोबारा बोलें, आगे आ जाए। अब ज़रा मज़ेदार चीज़ें हैं, दिमाग को हाजिर रखें।
ज़रा ये तावीज़ बताइएगा, एक दिन घोल के पिलाया था, पता नहीं पिया भी था या नहीं। ओपनिंग स्टॉक अप हो तो इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स, इससे जीपी। ओपनिंग स्टॉक डाउन तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी। परचेज अप, जीपी। परचेज क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अप, क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी। क्लोजिंग स्टॉक डाउन, ये घोल के पी जाना है। किरण ने स्टॉक वैल्यू किया है इस पर, बाद में पता चला एक इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 30,000 है वो अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस के 70,000 पे बिक सकती है। किरण नॉर्मली सेल्स करती है अपनी गुड्स को एट कॉस्ट प्लस कॉस्ट कितना हुआ, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। ओके हो गया। बेस्ड ऑन अबव एडजस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, पहले ये देख लें, इसमें एक इन्वेंट्री उन्होंने पुट की हुई है 30,000 की। ओके, ये 30,000 इसकी क्या है, हमें चाहिए इसकी एनआरवी। क्या चाहिए, एनआरवी। एनआरवी के लिए पहले जाएंगे इसकी सेलिंग प्राइस पर। किस पर, 30,000 कॉस्ट है, पहले इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालें। कैसे करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120 कितना बना, ये 36,000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, कितने पे बिक जाएगा, लगाएं 70%, 25,200 किस पे होना चाहिए, 25, कितने पे रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आपने क्लोजिंग क्या किया हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है। आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपका जीपी 4,800 से। अब देखते हैं एरर मांग का या कुरेक्शन, कुछ नहीं बता रहा, कहता है इसमें से तो ठीक है। प्रॉफिट ऑफ किरण वाज ओवर स्टेटेड, हमने क्या किया हुआ है, कितने से, ओके। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ किरण वाज अंडर स्टेटेड, बोले भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेट हुई भी है। तावीज़ पक्का दिया है, तावीज़ वो जो असर करे, अमल करे, संग दिल से संग दिल तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मारे। बंगाली बाबा तो कहते हैं ना, संग दिल से संग दिल तुम्हारे कदम में आए, तो अंसारी बाबा क्या कहता है, संग दिल से संग दिल तुम्हारे मुंह पे। चलो, नेट एसेट्स, बच्चियों खामोश, नेट क्या कह रहे, नेट एसेट्स ऑफ किरण, किरण के नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, और स्टॉक भी एक एसेट है। आपने अपना स्टॉक क्या किया हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है। स्टॉक ज़्यादा किया हुआ है तो करंट एसेट ज़्यादा किए हुए, करंट एसेट ज़्यादा हो जाएंगे तो नेट एसेट्स भी, वो क्या कह रहे हैं, नेट एसेट्स कम किए, ये गलत है। कौन सी ठीक है, कौन सा, 38 का सी। मेरे साथ भी हो तो ये तावीज़ लिख लो, पेपर से एक दिन पहले घोटा मार के जाना। एक दफ़ा और लिख लो बेटा, घोटा भूल ना जाए। 48 कैसे बना, 30,000 में से 25,200 माइनस करो, क्या बचा, 4800। 4800 को उर्दू में 4800 कहते हैं। क्या स्लाइड आ जाएगी सर, मैं खादिम हूँ, आपके बच्चों का खादिम हूँ सर मैं। उसने तो आज कह दिया मैंने अपने बच्चे को आपसे काउंटिंग पढ़वानी है। जी मेरा बेटा, क्या करो, तावीज़ तो तावीज़ की स्लाइड आ जाएगी ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ बेटा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा इधर सुनो, ये तावीज़ वैसे हमने ये बनाया हुआ भी था, यहाँ पे भी लिख दिया हुआ है,
तो दोनों आपको आ जाएंगी इंशाल्लाह। बस बस भाई बस। अहमद साहब ज़रा उधर ऑफिस में कह दें कि वो तौसीफ़ साहब आएंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मुझे ज़रा बुला लें। समरा ने ये इंफॉर्मेशन दी है, स्टॉक ओपनिंग है, परचेज इसमें ऐड होगी, सेल इसमें, परचेज इसमें, सेल इसमें। सिस्टम कौन सा है और है क्या? आप फार्मूले से नहीं चल सकते, आप फार्मूले से अब क्या बनाना पड़ेगा? अच्छा, वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है? सेल के साथ जो प्राइस होती है, सेल प्राइस होती है। 400 ज़रब 70 करो, 2800, 650, 2800 नहीं 28,000 होगा। 650 ज़रब 70 करो, क्या 45। इन दोनों को जमा करो, ये सेल्स आ गई। सेल्स कितनी आई? 28,000 जमा 45, 500 कितना बना? 78,000। बोलो, इसमें से क्या लेस करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बचेगा? जीपी। सेल रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है बेटा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ये पड़ी हुई है। जब इसका टोटल कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। 1 मिनट में कार्ड बनाते हैं। ओपनिंग बोले 500 ज़रा 50, जल्दी जल्दी करें। 25,000, 25,000। 700 ज़रा 53 परचेज, 37। एफ को है, अमाउंट में अमाउंट जमा करें और जा बीबी 62,000। क्वांटिटी में क्वांटिटी जमा, डिवाइड करें 51.7। भाई कल के लिए माजरत यार, सॉरी। आगे चलो, दोबारा क्या हुआ? सेल कितनी? 400, 451 पॉइंट, बोलो 20,000। 62 100 में से 20 700 माइनस करें, 41 400। 1200 में से 400 गए, डिवाइड करें 51 पॉइंट। परचेज करें 652 पे, 31। अमाउंट में अमाउंट जमा करें 72,600। क्वांटिटी में क्वांटिटी जमा, डिवाइड करें 51 पॉइंट। बस 650 चीज़ें दे दें। किस पे? 51.85 पे। बोलें 33,000। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 20,700, 33,702 को जमा कर दें। 54,402 और 54,402। चलो इधर ले आओ। 54,402 माइनस करो 73,500 में से 19,098। ये जीपी आ गया, ढूंढो 19,098 ये आ गया। भाई नियरेस्ट ढूंढना है ना, नियरेस्ट ढूंढना होता है। 98 नियरेस्ट है, 75 दूर है, 43 का बी। हाँ सही है, 7 रुपए का फ़र्क है, उसमें ढूंढेंगे तो पीछे चले जाएंगे। ढूंढ कोई भी नहीं, फिर भी यही आएगा। अच्छा ठीक है भाई, नियरेस्ट आंसर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ये तेरे खाने में आजकल मटन डाल के दे रहे हैं? अच्छा, तेरे आने को दिल नहीं चाहता ना हमारे पास। मानेगा शायद कोई मटन शटन दरमियान में आ रहा है। चेक कर ली जिंदा है या टिश्कू टिश्कू है। नहीं मोबाइल टाइम, इट्स अंसारीज टाइम।
कल या परसों में दरबार के आगे से गुजर रहा था, बड़ी लंबी लाइन थी लेकिन खुशबू अच्छी थी माशाल्लाह। नौजवान बच्चे हो, लाइन में खड़े रहने से अपना खाना बच्चियों का ले आना। इंसान बनो। कितने रह गए हैं? वैसे कल क्या सीन हो, तुम सारे एक एक डब्बा बिरयानी का लाओ, मैं सारे डब्बों में से एक एक चम्मच खाऊं। क्या कहते हो? करें? डन करें? डन करते हैं। क्या कह रहा है बेटा? नहीं, दरबार से कहाँ से ले आऊंगा मैं, इतना तो वो मुझे देखे मेरी, वो कहेंगे मौलवी इंसान बन। आओ भाई, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ABC एज एट 30 जून 23 कितना है? फर्दर कितना लगेगा? किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? फिनिश गुड कितने का बिकेगा? कमीशन कितनी देनी पड़ेगी? 2.5 लाख का 5%, 12 ये भी माइनस करूंगा, और 45,000 जो वर्क करना है वो भी माइनस करूंगा। NRV बोलो। 192,500। अब कॉस्ट कितनी है? NRV कितनी है? अब यहां पे एक बात जहन के अंदर रखें, द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री ऑफ ABC कंपनी टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ, लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड हो, रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड हो, रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड हो, या वर्क इन प्रोग्रेस हो, या वर्क इन प्रोग्रेस हो, तीनों को कंपेयर किया जाता है, तीनों को कंपेयर किया जाता है उनकी कॉस्ट और NRV से, उनकी कॉस्ट और NRV से। इस पे क्वेश्चन मार्क लगाने, 44 पे क्वेश्चन मार्क लगाने और लिख लें लेटर ऑन। नहीं भाई, चैप्टर नंबर 8 कर लें, फिर ये बताऊंगा आपको। लिख लें आफ्टर चैप्टर नंबर 8 रिवीजन, आफ्टर चैप्टर 8 रिवीजन। चैप्टर 8 की रिवीजन मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टॉपिक आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। आप जरा ध्यान से भाई, एक्सक्यूज मी, 1 अगस्त को स्टॉक ऑन हैंड कितना था? यार चेक करके आए, वो टीचर ना आगे हो, टाइम के पाबंद है वो। हेलो, जल्दी से चेक करके। 1 अगस्त को स्टॉक 1500 है 150 के हिसाब से। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त कितने यूनिट्स परचेज किए? कितने यूनिट्स परचेज किए? 6000। आज सैटरडे है ना? किस वैल्यू पर? क्लोजिंग में कितने यूनिट्स हैं? ट्रेनी अकाउंटेंट ने कैलकुलेट किया है ऑन, जबकि कंपनी की पॉलिसी है एफको पे। पहले ये देखते हैं उसने FIFO से कैसे किया होगा। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं?
कौन सा रेट लगाना है? लेटेस्ट परचेज 160 पर कितना बना? ये किससे है और है क्या? ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अब एफको से आ जाए। यूनिट्स तो 1800 ही रहेंगी। फार्मूले से रेट लाना पड़ेगा। ओपनिंग यूनिट कितने हैं? इनटू 100, नए कितने आए? इनटू ओवर 150 जमा 100, कितने यूनिट्स थे? 1500 थे। 1500 और बाद में कितने खरीदे? 6000। यही दो है ना, गए तो कोई नहीं है। ओके जी बोले। 150 इंटू 158 करें। 2844 क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये मुझे बताएं, गलती की वजह से क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ? अप हुआ। दोनों का डिफरेंस बोले। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई तो प्रॉफिट। अगर सही करूंगा तो अब पहले देखते हैं क्या है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। हाँ जी हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर वैल्यू हो गई। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू नहीं। बोथ क्लोजिंग एंड प्रॉफिट वर ओवर स्टेटेड। ओके ये भी सही है, ये भी सही है। बोथ क्लोजिंग एंड प्रॉफिट आर अंडर स्टेटेड नहीं। ढूंढे भाई। 1 और 3 कौन सा है? बीटा। 46 का बीटा। अब तावीज़ कौन सा लेके पीना है भाई? तावीज़ कौन सा लेके पीना है भाई? तावीज़ कौन सा लेके पीना है? ये वाला तावीज़, ये वाला तावीज़ सर। इंशाल्लाह ये नहीं आउट होगा आपका एरिया। सीधा आंसर 1 मिनट में देंगे। कोई जहन पे बोझ डालने की ज़रूरत ही नहीं कि यार प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा। ये तावीज़ घोल के पी जाए। और आप पैसे तावीज़ों के देते हैं, पढ़ने के नहीं देते। आखिरी दिनों में, आखिरी दिनों में आप जो पैसे दे रहे हैं ना, जो आ रहे हैं वो तावीज़ लेने आ रहे हैं। सारी नॉलेज आ गई, तावीज़ दे यार। पेपर तावीज़ों का नाम है, पेपर तावीज़ों का नाम है। पेपर पास करना नॉलेज है, ज़रूर चाहिए, लेकिन तावीज़ चाहिए। क्या चाहिए? तावीज़ चाहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट। अब ज़रा ध्यान से, ये क्या है? ओपनिंग। ये क्या है? ये ओपनिंग। ये और ये गुड्स खरीदी हैं और इतनी गुड्स बेची हैं। वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग को क्लोजिंग समझ लिया और क्लोजिंग को ओपनिंग समझ लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा। सेल्स लेस ओपनिंग, परचेजेस लेस क्लोजिंग, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, इधर प्रॉफिट आ जाएगा। ये रॉन्ग कर लेते हैं, ये राइट कर लेते हैं। सेल्स तो कितनी है? 5, 26। ये इधर भी है और ये इधर भी है। लेस ओपनिंग, रॉन्ग में क्या किया? रॉन्ग में क्लोजिंग को ओपनिंग बना दिया। करेक्ट में क्या किया? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग को ओपनिंग ही लिखा। कितना? 72,500। परचेज कितनी थी? 444। तो इधर भी परचेज कितनी की है? 444, 000। यहाँ जो ओपनिंग था उसे क्लोजिंग बनाया है, यहाँ जो क्लोजिंग था उसे ही क्लोजिंग बनाया है। 86,200। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाओ इस डब्बे से। छोटे तो हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। माइनस कर बेटे, छोटू माइनस करो। प्रॉफिट बोलो। रॉन्ग प्रॉफिट। सो रही हो जाग रही हो? 68 जाग रही। मैं यही मैंने ये क्या है गलत? मैंने कहा सो रही है या जाग रही है? आप बता दो। मैं जाग रही हूँ। इसमें नाराजगी की क्या बात है यार? बात करो तो लड़ने को पड़ते हो अल्लाह के बंदो। बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या?
4 लाख। बच्चियां तो बड़ी फिगर बताएं, वैसे ही जबान कांपती है। ओ गरीबो, अमीर हो जाओगी, टेंशन नहीं लेना। बोलो 95,000। ये है सही, ये है गलत। इसका मतलब गलत कम है, तो तुमने प्रॉफिट कम लिखा। कितना कम लिखा, इनका डिफरेंस 27,400 से तुम्हारी गलती की वजह से प्रॉफिट क्या हुआ, और वो एरर का फैक्ट मांग रहा है। बोलो जी प्रॉफिट कहाँ कम हुआ 27,400 से? 47 का बीटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।